आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश दौरे से जुड़ी है। कोलंबिया की ईआईए यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं और उनके इसी बयान को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता बार बार भारत की आलोचना करते हैं और विदेशी मंचों से देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि देश को सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना था कि कांग्रेस का यह खानदान पिछले 100 सालों से सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश करता आया है और अब राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए भारत विरोधी ताकतों के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। उनका आरोप था कि राहुल गांधी का असली एजेंडा लोगों को जाति और भाषा के आधार पर बांटना है, समाज में संघर्ष खड़ा करना और सत्ता हासिल करना है। इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर विदेश की यूनिवर्सिटियां राहुल गांधी को क्यों बुलाती है। उन्होंने कहा है कि भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में उन्हें कभी आमंत्रित नहीं किया जाता। त्रिवेदी ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है कि कांग्रेस में एक से एक विद्वान और बुद्धिमान नेता है, लेकिन राहुल गांधी को ही मंच क्यों मिलता है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक शोध का जिक्र करते हुए कहा है कि दिसंबर 2024 में एक रिसर्च सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सराहा गया था, लेकिन राहुल गांधी कभी इस सकारात्मक पक्ष का उल्लेख तक नहीं करते। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर नया आरोप ये भी लगाया कि उन्होंने विदेश में भारत की भाषाओं को लेकर बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में 16 से 17 प्रमुख भाषाएं हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अब भाषाई आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन की बात कर चुके हैं और अब भारत के मुद्दे पर राजनीति करने की तैयारी कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने इसे बेहद खतरनाक बताया और कहा है कि विपक्ष का ऐसा नेता भारतीय लोकतंत्र के हृदय में एक कांटे की तरह है। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने यह भी कह डाला है कि जिस कांग्रेस का कभी परिपक्व नेतृत्व होता था, वही कांग्रेस आज अपरिपक्व हाथों में है। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा है कि कांग्रेस आज राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। ऐसे में दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था। कोलंबिया के ईआईए यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ कई धर्म, अनेक परंपराएं और अनेक भाषाएं हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि वह सबको जगह देता है, लेकिन इस समय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था हर तरफ से हमले झेल रही है। यानी राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर खतरे की बात कही और इसी बयान को लेकर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई है। दरअसल दर्शकों, राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से लगातार विदेश दौरों पर भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हर बार उनकी इन टिप्पणियों पर बीजेपी ये कहती रही है कि वे देश की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि ऐसे बयान भारत के विरोधी देशों और ताकतों को ताकत देते हैं। वही कांग्रेस का पक्ष है कि राहुल गांधी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर राहुल गांधी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले बयान ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में तूफान ला दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए विदेशी मंचों से देश को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा कितना बड़ा राजनीतिक रंग लेता है, क्योंकि फिलहाल देश की राजनीति इसी बयान के इर्द गिर्द गर्म हो चुकी है। तो दर्शकों, राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीति का महाभारत छिड़ गया है। सवाल वही, क्या लोकतंत्र पर हमला है या विपक्ष सिर्फ सरकार पर हमला कर रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, आज की बड़ी खबर, भारत के चीफ जस्टिस DR गवई ने साफ कहा है कि भारत बुलडोजर के राज से नहीं बल्कि संविधान और कानून के राज से चलता है। यह बयान उन्होंने मॉरिशस के आयोजित रूल ऑफ लॉ मेमोरियल लेक्चर में दिया। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि CJI ने कहा है कि बिना सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के अगर किसी का घर या संपत्ति गिरा दी जाए तो यह कानून के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा है कि हर फैसले से पहले
सोचना चाहिए कि उसका असर समाज के सबसे गरीब और अंतिम व्यक्ति पर क्या होगा। तो वही सीजेआई का यह बयान सीधे तौर पर उन राज्यों को संदेश माना जा रहा है जहां बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्माती रही है। उन्होंने कहा है कि संविधान ने सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं और सुप्रीम कोर्ट हमेशा रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को मजबूती देने के लिए काम करता रहेगा। ऐसे में दर्शकों, सीजेआई के इस बयान का भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका पिछले 11 सालों में और मजबूत हुई है। भारत की न्यायपालिका सरकार के सहयोग से दूरदर्शिता के साथ मजबूत हुई है। हमारा लोकतंत्र जीवंत है और संविधान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल गांधी ने जो कहा कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, वह पूरी तरह से गलत है। तो वही दर्शकों, गौरव भाटिया ने आगे कहा है कि भारत हमेशा संविधान और कानून के तहत चलेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि मुख्य न्यायाधीश की आस्था संविधान में है और करोड़ों भारतीय नागरिकों की आस्था भी संविधान में ही है। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी प्रवक्ता का यह बयान विपक्षी दलों पर सीधा हमला माना जा रहा है, खासकर कांग्रेस पर, जो अक्सर यह आरोप लगाती है कि लोकतंत्र और संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन गौरव भाटिया ने इसे पूरी तरह से निराधार करार दिया और कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर सीजेआई का यह बयान क्यों अहम है, क्योंकि हाल के वर्षों में कई राज्यों में बिना नोटिस या सुनवाई दिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश साफ है कि भारत में फैसले सड़क पर नहीं बल्कि अदालत और संविधान की चौखट पर होंगे। दर्शकों, जानकारी दे कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर को याद किया। उन्होंने कहा है कि संविधान ने हमें वह ढांचा दिया है जिससे सत्ता का दुरुपयोग न हो और हर नागरिक को न्याय मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए बार बार यह साबित कर रहा है कि लोकतंत्र और कानून का राज हमेशा सर्वोपरि रहेगा। यानी साफ है, भारत में कोई भी सत्ता, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, संविधान से ऊपर नहीं है। यह संदेश न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी आया है और यही भारत के लोकतंत्र की असली पहचान है। ऐसे में दर्शकों, तो एक तरफ मुख्य न्यायाधीश का यह बयान सरकारों को चेतावनी है कि कानून की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी, दूसरी तरफ बीजेपी से अपनी उपलब्धियों और लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ रही है और विपक्ष वह लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या सचमुच भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र है या नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत का लोकतंत्र अपनी जड़ों से जुड़ा है और उसका सबसे बड़ा सहारा है संविधान और न्यायपालिका। सीजेआई गवाही के शब्दों में, भारत बुलडोजर के राज से नहीं बल्कि कानून के राज से चलता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, बड़ी खबर क्रिकेट और राजनीति से जुड़ी हुई है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप से मिलने वाली पूरी मैच फीस भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस फैसले के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। जीत के तुरंत बाद सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैंने इस टूर्नामेंट से मिलने वाली पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे दिल और ख्यालों में रहते हैं। जय हिंद। ऐसे में दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि T20 प्रारूप में भारतीय खिलाड़ियों को प्रति मैच 4 लाख रुपए मिलते हैं। यानी 7 मुकाबलों के हिसाब से सूर्य कुमार यादव को कुल 28 लाख रुपए मिलने हैं और अब ये पूरी राशि सेना और शहीदों के परिवारों तक जाएगी। लेकिन यह मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। दरअसल एशिया कप के पहले मैच में ही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हिम्मत है तो क्रिकेट से कमाए गए पैसों को आतंकवादी हमलों में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को दान करे। अब जब सूर्य कुमार ने यह कदम उठाया तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। बता दें कि बीजेपी नेता अजय आलोक ने सौरभ भारद्वाज का पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वह सूर्य कुमार यादव को चुनौती देते दिख रहे हैं। इसके साथ ही अजय आलोक ने लिखा है, अगर तुम्हारी औकात है सौरभ बाबू तो अपना 1 महीने का वेतन दान करके दिखाओ। भारतीय कप्तान ने तो दिखा दिया।
ऐसे में दर्शकों, अब मैदान से निकलकर मामला सीधे सियासी अखाड़े में पहुंच चुका है। एक और है टीम इंडिया के कप्तान, जिन्होंने बिना किसी शर्त के अपनी मेहनत की कमाई देश के नाम कर दी, और दूसरी ओर है राजनीतिक दलों के नेता, जो अब इसे एक दूसरे पर वार करने का हथियार बना रहे हैं। बता दें कि फाइनल से पहले भी सूर्य कुमार यादव का बयान चर्चा में रहा था। जब भारत ने पाकिस्तान को हराया, तब उन्होंने जीत भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित कर दी थी। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि सूर्य कुमार राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। तो वही आईसीसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सूर्य कुमार पर उनकी उस दिन की मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में मैदान पर या मैच के तुरंत बाद ऐसे राजनीतिक बयान देने से बचे। तो वही दर्शकों, इसके बावजूद भी सूर्य कुमार यादव पीछे नहीं हटे। उन्होंने फाइनल के बाद न सिर्फ दोबारा सेना और शहीदों के परिवारों का जिक्र किया, बल्कि अपनी पूरी फीस दान करके यह साबित कर दिया कि उनका इरादा साफ है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण में एक और पहलू भी अहम है। एशिया कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया। यह फैसला टीम इंडिया ने सामूहिक रूप से लिया था, जो पाकिस्तान को नागवार गुजरा। इसी का असर है कि खेल से ज़्यादा अब सियासत और विवाद की चर्चा हो रही है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल ये है कि क्या खिलाड़ियों को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलना चाहिए? क्या देशभक्ति जताने का मैदान यही है, या फिर खेल और राजनीति को अलग रखना ही बेहतर है? हालांकि फैंस की भावनाएं कुछ और कह रही है। सोशल मीडिया पर लोग सूर्य कुमार यादव के इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्हें रियल हीरो और देश का सच्चा कप्तान कहा जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, साफ है कि एक और आईसीसी की पाबंदी और राजनीतिक घमासान, और दूसरी ओर जनता की तालियां। सूर्य कुमार यादव ने भले ही बल्ले से पाकिस्तान को मात दी, लेकिन मैदान के बाहर भी वह एक बड़ा संदेश देकर निकले हैं। फिलहाल सबकी निगाहें इस पर है कि आम आदमी पार्टी और खासकर सौरव भारद्वाज इस चुनौती पर क्या जवाब देंगे। क्या वे भी अपना वेतन दान करेंगे, या फिर यह बहस महज बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आई है। भारत की सैन्य ताकत और पाकिस्तान को दिए गए करारे जवाब पर अब सियासत गर्म हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता अजय राय ने इस पूरे ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को सेना का मनोबल गिराने की कोशिश बताया है। दर्शकों, जानकारी दी कि कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार 3 अक्टूबर को बयान दिया। उनका कहना है कि CDS कुछ और बोलते हैं, सेना प्रमुख कुछ और कहते हैं, बार बार सफाई देने की नौबत क्यों आ रही है? अजय राय का सीधा आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग अलग बयानों से यह साबित होता है कि मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अजय राय ने यह भी कहा है कि देश का हर नागरिक सैनिकों का सम्मान करता है। सैनिक भारत माता की सेवा में अपना जीवन दांव पर लगाते हैं, लेकिन जब सरकार और सेना के वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग बयान दे तो शक होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री को खुद आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर जेट मार गिराए। यह पाकिस्तान के वायुसेना के लिए बड़ा झटका था और भारत की रणनीति का सबूत भी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जब इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, तो फिर सरकार और सेना के आला अधिकारी एक सुर में क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो वही उधर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने संयम दिखाया, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और आतंकवाद को समर्थन जारी रखा, तो अगली बार और भी कड़ा जवाब मिलेगा। सेना प्रमुख का यह बयान पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने जिम्मेदारी दिखाई है, लेकिन यह संयम हमेशा नहीं रहेगा। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं राजनीति की। कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी नेता और प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के सबसे सफल अभियानों में से एक था। इनमें पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि भागे कहाँ। कांग्रेस सेना पर सवाल उठाकर उसका मनोबल गिरा रही है। इसके साथ ही टॉम वडक्कन ने यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस नेता कोलंबिया से मिले आदेशों के आधार पर बयान दे रहे हैं।
क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी कोलंबिया दौरे पर है। उनका कहना है कि कांग्रेस देश की सेना पर भरोसा करने के बजाय विदेशी जमीन से आए निर्देशों का पालन कर रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उस पर सियासत क्यों हो रही है। कांग्रेस के नेता सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष सेना की वीरता पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस बीच आम लोगों में चर्चा ये है कि आखिरकार कांग्रेस किस आधार पर शक जता रही है। क्या उन्हें सेना पर भरोसा नहीं है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश है। जनता की राय साफ है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि सेना पर सवाल खड़े करना गलत है। अगर सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि की है तो उसे चुनौती देना जवानों के मनोबल को ठेस पहुंचाना है। यानी दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि अब भारत के भीतर भी राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। एक तरफ कांग्रेस सरकार और सेना से स्पष्ट जवाब मांग रही है, वही बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वह दुश्मन को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रही है। ऐसे में कुल मिलाकर इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत देश की एकजुटता को कमजोर कर रही है या फिर विपक्ष का संदेह वाकई में सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जिसका सीधा असर भारत की दवा इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए नया टैरिफ बम गिरा दिया है। 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और इसी को लेकर भारत में भी राजनीतिक हलचल मच गई है। दर्शकों, जानकारी दे कि शिवसेना उद्धव गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले पर तीखा व्यंग किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, उठो अनारकली, एक और ट्रंप टैरिफ आ गया है। उनका यह व्यंग न केवल अमेरिकी नेता की ओर इशारा था, बल्कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार को भी निशाना बनाने का प्रयास था। बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि मोदी सरकार को वैश्विक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने उनकी राय का समर्थन किया तो कई यूजर्स ने चिंता जताई कि इस टैरिफ का असर भारत की दवा इंडस्ट्री और खासकर जेनेरिक निर्यात पर पड़ेगा। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के इस टैरिफ फैसले की असली कहानी। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी फार्मा कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है या फिर निर्माण की प्रक्रिया में है, उस पर यह टैरिफ लागू नहीं होगा। यानी सीधा सीधा दबाव कि कंपनियां अमेरिका में निवेश करें ताकि वहां की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और अमेरिकी बजट घाटा कम हो। ऐसे में दर्शकों, भारत पर इसका असर कितना गहरा है, इसे समझना बेहद जरूरी है। बता दें कि भारत अमेरिका को करीब 30 से 35% फार्मा निर्यात करता है। आंकड़ों के मुताबिक यह निर्यात लगभग $30 अरब का है। ऐसे में अगर 100% टैरिफ लग जाता है तो कंपनियों की लागत और मुनाफा दोनों पर सीधा प्रहार होगा। बड़ी दवा कंपनियां जैसे सनाफार्म, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और बायोकॉन, इन सब का कारोबार अमेरिका पर काफ़ी हद तक निर्भर है। भले ही यह टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर है, लेकिन भारतीय कंपनियां अमेरिका में ब्रांडेड फॉर्मुलेशन और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स भी निर्यात करती है। ऐसे में उन्हें झटका लगना तय है। इसी घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार ने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फार्मा सेक्टर के कई शेयर लुढ़क गए। सन फार्मा और सिप्ला जैसे दिग्गजों के शेयर लगभग 4% तक गिर गए। केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हलचल मची। जॉनसन एंड जॉनसन, एली लिली और मर्क जैसी अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। ऐसे में दर्शकों, अब बात करें राजनीति की, तो प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान कहीं न कहीं सरकार की विदेश नीति और व्यापारिक रणनीति पर सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि केवल घरेलू राजनीति में व्यस्त रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया की बदलती आर्थिक नीतियों के लिए भी तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर सीधा बयान तो नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत जल्द कोई रणनीतिक कदम नहीं उठाता तो फार्मा निर्यात में बड़ी गिरावट आ सकती है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पहले भी कई बार भारत समेत कई देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुकी है और अब एक बार फिर वही स्थिति बनती दिख रही है।
सवाल ये भी है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा। क्या भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश बढ़ाकर वहां प्लांट स्थापित करेगी या फिर भारत सरकार अमेरिका से बातचीत कर इस टैरिफ के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगी। जो भी हो, यह साफ है कि आने वाले महीनों में भारत की फार्मा इंडस्ट्री को भी अपनी रणनीति बदलनी ही होगी। तो दर्शकों, एक तरफ प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत की निगाहें केंद्र की अगली चाल पर टिकी है, क्योंकि दवा इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। फिलहाल ट्रंप का यह टैरिफ धमाका भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है और इसका असर न सिर्फ दवा कंपनियों पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। यानी आने वाले दिनों में दवा के दाम से लेकर विदेशी निवेश तक सब कुछ इस फैसले की मार झेल सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज़। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले कानून व्यवस्था पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए संदेश साफ दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर रात राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि कानून तोड़ने वालों और अशांति फैलाने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वे दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत तक नहीं कर पाएंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है और इसी संदेश के साथ सरकार राज्य में अराजकता फैलाने वालों को कुचलने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए कि उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए और हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान कर उनकी संपत्ति तक की जांच हो। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा है कि हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री ने न केवल कानून व्यवस्था पर ही बल्कि राज्य के विकास के विजन पर भी अपना रोड मैप साझा किया। उन्होंने प्रदेश के करीब 57,000 ग्राम प्रधानों और सदस्यों से वर्चुअल संवाद किया और विकसित यूपी 2047 विजन पर भी चर्चा की। बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि जब ग्राम पंचायत विकसित होगी तब क्षेत्र पंचायत विकसित होगी, जब जिला पंचायत मजबूत होगी तब प्रदेश भी विकसित होगा और देश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो वही उन्होंने याद दिलाया कि 13 और 14 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान लगातार 26 से 27 घंटे तक विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर मंथन हुआ था। मुख्यमंत्री ने ये तक बताया कि कई ग्राम पंचायतें अभी से ही इस विजन को जमीन पर उतारने की शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि 2016-17 में उत्तर प्रदेश की कुल आय यानी GSDP करीब 12,75,000 करोड़ रुपए थी। उस समय यूपी की अर्थव्यवस्था देश में 7वें-8वें नंबर पर आती थी। प्रति व्यक्ति आय मात्र 43,000 रुपये थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में यह तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यूपी की GSDP 35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। यह उपलब्धि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा दिखाती है बल्कि पूरे देश की आर्थिक ताकत को भी मजबूत करती है। दर्शकों, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दोहरा संदेश बेहद अहम है। एक और उन्होंने त्योहारों के मौके पर उपद्रवियों को चेताया और कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक विकास की नई सोच और योजनाओं को भी साझा किया। स्पष्ट है कि सरकार का फोकस एक तरफ शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को गति देने पर। तो दर्शकों, त्योहारों के मौसम में सुरक्षा का कड़ा संदेश आम जनता के भरोसे को मजबूत करता है। वहीं ग्राम पंचायतों से जुड़ी योजनाओं और विजन 2047 का खाका यह दर्शाता है कि यूपी अब केवल राजनीतिक चर्चाओं तक सीमित नहीं बल्कि विकास की ठोस योजनाओं पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का यह बयान साफ करता है कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था और विकास दोनों ही मोर्चे पर प्रदेश सरकार सख्ती और गंभीरता से काम करने के लिए तैयार है। फिलहाल त्योहारों के इस मौसम में सरकार की नज़र उपद्रवियों पर है और जनता को भरोसा दिलाया गया है कि किसी भी कीमत पर कानूनी व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों, यूपी की जनता अब इंतजार कर रही है एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश का। आप देख रहे हैं MDR न्यूज़। खबरों का सिलसिला यही थमता नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। दर्शकों, आज की बड़ी राजनीतिक खबर महाराष्ट्र से है, जहां दशहरा मेले के मंच से उठी
सियासी गुंज अब नए विवाद को जन्म दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी फडणवीस ने तीखा हमला बोल दिया है। दर्शकों, जानकारी दे कि दशहरा मेला हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति का अहम मंच माना जाता रहा है। इस बार उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में भाजपा पर करारा वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोटरों को फ्री सुविधाएं देकर पगार वाले वोटर बना रही है। यही नहीं, ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फ्रस्ट्रेटेड कह दिया है। उनका कहना था कि जब कोई नेता निराश होता है तो वह उल्टी सीधी बातें करने लगता है और समझदार लोग उन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन दर्शकों, उद्धव ठाकरे का ये बयान बूमरैंग की तरह लौट आया। जब पत्रकारों ने सीएम फडणवीस से इस पर सवाल पूछा कि उद्धव ने हिंदी में भाषण क्यों दिया, तो उन्होंने तंज कसा, क्या वो नेशनल लीडर है? फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने भाषण में विकास से जुड़ा एक भी मुद्दा नहीं छेड़ा। सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि मेरे 1000 रुपए बच गए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे विकास पर एक भी बात करेंगे तो मैं शर्त हार जाऊंगा, और हुआ वही। उन्होंने विकास पर एक शब्द नहीं कहा। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि दशहरा विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कोलंबिया में राहुल गांधी के दिए उस बयान की आलोचना की जिसमें राहुल ने भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी को इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। यह भारत का लोकतंत्र है, बाबा साहेब आम्बेडकर का बनाया हुआ लोकतंत्र। किसी में इतनी ताकत नहीं कि इसे मिटा सके। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को सीरियल लायर करार देते हुए कहा है कि इनका दिमाग कमजोर है, इसलिए बार बार झूठ बोलते हैं। दर्शकों, सियासी तकरार के बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक सकारात्मक घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार अब राज्यव्यापी साइबर क्राइम अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के जरिए हर जिले में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि बढ़ते साइबर अपराधों से बचने के लिए जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है। तो वही दर्शकों, फडणवीस ने इस मंच से सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 महीनों में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है और उन्हें वापस भेजा गया है। सीएम ने साफ संदेश दिया, यह घुसपैठ रुकेगी ही, जो भी अवैध रूप से आएगा उसे पकड़कर बाहर भेजा जाएगा। तो वही दर्शकों, इधर भाजपा पर विपक्ष ने भी हमला बोला है। उद्धव ठाकरे के अलावा कांग्रेस और एनसीपी नेताओं का कहना है कि भाजपा अब मुफ्त सुविधाएं बांटकर मतदाताओं को पेड वोटर बना रही है। विपक्ष का आरोप है कि जनता को असली मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या से भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दर्शकों, दशहरा मेले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तापमान और बढ़ गया है। एक और उद्धव ठाकरे लगातार भाजपा और फडणवीस पर हमला कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर फडणवीस राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जहां फडणवीस खुद को विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर मजबूत दिखाना चाहते हैं, वही ठाकरे भाजपा की फ्री पॉलिटिक्स और फ्रस्ट्रेशन पर सवाल उठाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, तो साफ है कि दशहरा मंच से इस बार भी महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में यह जुबानी जंग किसे फायदा पहुंचाती है, भाजपा को, शिवसेना यूबीटी को या कांग्रेस को। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में दशहरे की गूंज लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। तो दर्शकों, ये थी दशहरा मेले से निकली सियासी कहानी, जहां हमले, पलटवार और आरोपों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। राज ठाकरे ने 3 अक्टूबर को शिवतीर्थ में एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव का भविष्य तय करने वाली मीटिंग मानी जा रही है। दर्शकों, सूत्रों के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में मनसे के मुंबई शहर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। चर्चा का एजेंडा साफ है, मुंबई महानगर पालिका यानी BMC चुनाव को लेकर रणनीति तय करना। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की आवट सुनाई देने लगी है और BMC चुनाव हमेशा से ही सूबे की राजनीति का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। ऐसे में राज ठाकरे की इस मीटिंग पर
हर किसी की नजरें टिकी है। दर्शकों बता दें कि बीते दिन 2 अक्टूबर को दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देकर माहौल गर्मा दिया। उन्होंने कहा है कि लोग यह सवाल पूछते हैं क्या उद्धव और राज ठाकरे साथ आएंगे, और उन्होंने ये भी दोहराया कि हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। यानी शिवसेना यूबीटी की ओर से मनसे को लेकर गठबंधन की गुंजाइश खुली रखी गई है। लेकिन साथ ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मराठी और हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में दर्शकों अब सवाल ये है कि राज ठाकरे इस पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या मनसे शिवसेना यूबीटी के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेगी या फिर स्वतंत्र राह पर चलते हुए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में न सिर्फ गठबंधन बल्कि उम्मीदवारों के नाम और प्रचार की रूपरेखा पर भी चर्चा हो सकती है। दर्शकों आपको जानकारी दें कि बीएमसी सिर्फ मुंबई की नगर निकाय नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी अमीर नगर निगम है। इसका बजट कई छोटे राज्यों के वार्षिक बजट से भी बड़ा होता है। इसलिए बीएमसी की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक महसूस किया जा सकता है। पिछले कई दशकों से बीएमसी की सियासत में शिवसेना का दबदबा रहा, लेकिन इस बार समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है और कांग्रेस राष्ट्रवादी भी पीछे हटना नहीं चाहते। ऐसे में मनसे की रणनीति अगर सही साबित होती है तो चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। दर्शकों आपको ये भी बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज ठाकरे का हर कदम खासकर बीएमसी में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, और अगर मनसे शिवसेना यूबीटी के साथ आती है तो हिंदुत्व और मराठी मानुस की राजनीति को नया बल मिलेगा। लेकिन अगर राज ठाकरे ने स्वतंत्र चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो वोटों का बंटवारा होने की पूरी संभावना है और इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में दर्शकों शुक्रवार की बैठक के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि राज ठाकरे किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या वे उद्धव ठाकरे की पेशकश को स्वीकार करेंगे या फिर नई रणनीति बनाकर बीएमसी चुनाव में अपनी पार्टी की पहचान अलग से बनाएंगे। एक बात तो तय है, मनसे प्रमुख राज ठाकरे की यह बैठक मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने वाली है। बीएमसी चुनाव की दिशा और दशा दोनों इसी बैठक पर तय हो सकती है। अब सबकी निगाहें शिवतीर्थ पर है और इस राजनीतिक दंगल में कौन किसके साथ खड़ा होगा यह आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। तो दर्शकों फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बैठक से निकलने वाले हर फैसले और बयान पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए MDR न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।